गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमित और आज हम लोग जो है बीपीएससी 17वीं को लेकर के कुछ बातें करने वाले हैं, खास करके कट ऑफ को लेकर के। तो हाल ही में एग्ज़ाम संपन्न हो गया 29 तारीख को और उसके बाद जो है कट ऑफ का पूरा माहौल चल रहा है कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के आयाम देखने को मिले, किसी का ज़्यादा, किसी का कम। लेकिन हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी चाहिए कट ऑफ से पहले कि कट ऑफ निर्धारित करने का तरीका क्या हो सकता है। उसके बहुत सारे मानदंड हैं। मानदंड ये है, सबसे पहला मानदंड ये है कि आप कंफर्म नहीं हैं कि आपने इतने क्वेश्चन लिखे हैं तो वो क्वेश्चन एकदम 100% सही है। इसका मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम था, ऑब्जेक्टिव था नहीं, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इतना ही नंबर आपको आ रहा है। पहला ये। दूसरा ये कि इस बार की जो कॉपीज़ गई हैं वो करीब 21,000 के आसपास की लोगों की जो है कॉपीज़ गई हैं। तो उतने कॉपी को चेक करना एक लिमिटेड टाइम में चैलेंजिंग हो जाता है और उस चक्कर में एवरेज मार्किंग होगी, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले निपटाने की कोशिश की जाएगी। 71 का भी जो है दिख रहा है कि यहाँ पर जोर शोर से काम चल रहा है, तो 71 भी लिया जाएगा, उससे पहले आपको निपटाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एवरेज मार्किंग होगी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे इस बार का कट ऑफ। चलिए वन बाय वन करके हम लोग बात करते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने मिस कर दिया बोलने के क्रम में, कि कट ऑफ का निर्धारण वो करे तो ज़्यादा अच्छा है जो एग्ज़ाम दिए हैं, वो ना करे जो बाहर से एज्यूम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ईजी लगता है ना, जो क्वेश्चन ईजी लगता है, ठीक है वो ईजी है, माना ईजी है, लेकिन उस समय के अंदर 3 मिनट और 2 मिनट के अंतर्गत वो ईजी क्वेश्चन भी हार्ड हो जाता है। और ये बात किसे पता चलेगी? टीचर्स को नहीं पता चलेगी। ये बात आपको और मुझे पता चलेगी जिसने एग्ज़ाम दिया है। सभी को पता है कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन जो है आपके रीच से बाहर जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, लेकिन आपके पास टाइम मैनेजमेंट, स्किल, आपका स्पीड, आपका कंटेंट एनरिचमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर्स काम करती है, तब जा करके आपका रिजल्ट होता है। एक-एक करके बात करेंगे कि कट ऑफ का क्या हो सकता है और एक हम लोग भी एज़्यूम करने की कोशिश करेंगे। बस एज़्यूम कर सकते हैं, ये कभी भी फिक्स नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहाँ जाएगा, वो भी प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से और अभी तक जो पूर्व धारणाएँ बनी हुई हैं उसके हिसाब से बीपीएससी की। चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो पहला जो फैक्टर है, पहला फैक्टर है ये जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 की कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। एक तो अटेम्प्ट लेने का जो तरीका सबने सिखा रखा है बच्चों को या स्टूडेंट्स को जिन्होंने सिखा रखा है, सही भी है तरीका कि पहले आप डीआई को सॉल्व करें, डीआई को सॉल्व करें। लेकिन ये जो इस बार का डीआई आया है, इसमें बहुत रेयर चांस है बच्चों का, बहुत रेयर है कि आपको दिखेगा कि 100% जो है लोगों ने सही कर दिया इसको, डीआई को। 72 आउट ऑफ 72 जो है ये रेयर है इस बार का। ठीक है, रेयर होने का कारण क्या था? कारण पे भी बात करेंगे सब चीज़ का, ऊपर-ऊपर कोई भी बात नहीं करनी है, कारण पे भी ज़िक्र करेंगे। कारण ये था कि आता तो था आपको, ठीक है? आता तो था, डीआई बना सकते थे आप, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी जो कैलकुलेशन आप कर रहे थे, तो कैलकुलेशन में जो आपके पास डेटा दिख रहे थे वो बहुत सारे डेटाज़ थे। सभी डेटा को आपको वन बाय वन करके पुट जो करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से समय लग रहा था, तो वो आपको कहीं न कहीं इसमें दिखता है दिक्कत। कुछ लोग ऐसा करके कहेंगे कि आपने सेलेक्ट ही गलत किया, नहीं, आप जो भी क्वेश्चन उठा करके देखिएगा सब लेंथी था। वो जानबूझ करके वैसे क्वेश्चंस को ट्रैप करने के लिए आपके सामने रखा ही गया था कि अगर आप यहाँ पे फंसते हैं, 72 आउट ऑफ 70 के चक्कर में बैठते हैं, तो फिर आपका इधर वाला जो पोर्शन है, आपका करंट और फिर आपका इधर हिस्ट्री का पोर्शन वो बेकार हो जाएगा। तो ये ट्रैप से बाहर निकलना था, जो ट्रैप से बाहर निकल गए, ठीक है, समय रहते हुए अपने आप को संभाल लिया, 1 घंटा से ऊपर नहीं जाने दिया अपने समय को, तो उन्होंने इस साइड बैलेंस कर लिया है। वरना हुआ क्या है दिक्कत, मैं आपको बताता हूँ लोगों के साथ, और मेरे साथ भी दिक्कत हुआ। ऐसा नहीं कि मैं अजूबा इंसान हूँ, कोई सातवां अजूबा हूँ और मेरे साथ दिक्कत नहीं हो सकती है। सबके साथ दिक्कत हुई तो मेरे साथ भी हुई है। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। इधर जो है फिर मैं इधर से रिटर्न आ रहा हूँ 2 क्वेश्चन को छोड़ने के बाद। फिर मैंने इधर से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। जीएस पेपर 1 के जो आपके हिस्ट्री के पोर्शन थे और करंट का पोर्शन जो था, मैंने दोनों तरफ अटेम्प्ट किया है। इधर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। अब बहुत सारे लोगों ने किया क्या है, उसके हिसाब से हम लोग निर्धारित करेंगे कि यहाँ कितना कट ऑफ बन सकता है, जीएस 1 के पेपर में कितना नंबर मिनिमम आ सकता है। मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, किसी के कॉपी को अच्छे से चेक किया जाएगा तो वो मैक्सिमम तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम एक क्या हो सकता है उसका अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका 2 डीआई या मैक्सिमम आपने, अच्छा कुछ लोगों ने और क्या किया है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले।
कुछ लोगों ने इस डीआई को अपने ईगो पर लेकर के, ठीक है, इस डीआई को अपने ईगो पर लेकर के इसको पूरा किया है 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटे 20 मिनट, किसी ने 1 घंटे 30 मिनट तक लिया है, ठीक है, जो समझदार थे 1 घंटे 5 मिनट तक, 1 घंटे 10 मिनट तक हार्डली वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जब इधर आते हैं, ठीक है, हिस्ट्री और फिर करंट वाले पोर्शन में, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है आपको। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में क्या हुआ कि आपको जो कंटेंट आता था वो भी कंटेंट पुट नहीं कर पाए, ठीक है, जो पूछा जा रहा है सिर्फ वही बता करके आ रहे हैं। इंट्रो और फिर आपका जो है कंक्लूजन, ये दोनों छूट रहा है लोगों से। इंट्रो प्लस कंक्लूजन दोनों छूट रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों से। बहुत सारे लोगों का क्या हुआ है कि यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चंस भी छूट गए जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री और करंट वाले पोर्शन में, डीआई की वजह से, ठीक है। डीआई भी छूट रहा है और इधर भी छूट रहा है। तो हम एक मोटा-मोटी अब अंदाजा लगा लेते हैं, एक मोटा-मोटी अंदाजा लगा लेते हैं कि करीब-करीब आपके, और एक बात और कि कुछ लोगों ने जो 100% श्योर कह रहे हैं कि हमने बनाया है, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं यहाँ पर डीआई वाले, ठीक है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो मोटा-मोटी अंदाजा लगाया जा सकता है, वो आपका, अगर पिछली बार अगर मान के चलिए कि 180 के करीब आ रहा था, एक एवरेज मार्किंग चल रहा था, तो आप उसमें से ईज़िली आप जो है 45 मार्क्स को माइनस कर लीजिए। 45 टू 50 मार्क्स को माइनस कर लीजिए। 50 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंटेंट से जो यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है, कंटेंट जो आपका जो इतना अच्छा आपने तैयार कर रखा था, वो कंटेंट आप पुट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये हुआ है, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि वो जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छे से नहीं कर पाए, करंट का पोर्शन अच्छे से डील नहीं कर पाए, डीआई के चक्कर में समय दिया, इसीलिए 50 नंबर का आप यहाँ पर गैप छोड़ दीजिए। 180 का मान के चलिए था पिछली बार का एवरेज, 50 का गैप छोड़ दीजिए, 130 आपका यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने पहला परसेप्शन बना लिया है। आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं कि नीचे क्या हो सकता था, ठीक है। पहला हमारा जो परसेप्शन बना कि जीएस पेपर 1 में 130 अगर आपका आ रहा है, प्लस माइनस 5 कर लीजिए इसका, ठीक है, प्लस माइनस 5 कर लीजिए, यही आपका जीएस पेपर 1 का होगा। अब अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 की। हम लोग इसका नंबर जो है ऊपर में लिख देंगे ताकि बाद में हम लोग का जो है समस्या ना हो उसको कैलकुलेट करने में। तो 130 आ रहा है पेपर 1 में। चलिए उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं, लास्ट में इसे की बात कर लेंगे। तो पेपर 2 में क्या हुआ, पेपर 2 की बात करेंगे अब थोड़ा। पेपर 2 में सबको जो अंदाजा लगा था, देखिए ऐसा नहीं हुआ है पेपर 2 में कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक आ गया है जिसकी वजह से चिंताएं दिखती हैं, लेकिन हाँ जो स्कोर करने लायक जो जगह थी पिछले बार के हिसाब से, जैसे कि आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ा होगा तो मानसून पढ़ करके गए होंगे सब, ठीक है। मानसून पढ़ने के बाद जो है आप जहाँ पर बिहार की जो है भौगोलिक स्थिति और बिहार में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, उद्योग को लेकर के आपने ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी को मिक्स करके पढ़ा होगा, जो कि पुराना पैटर्न था, सब पढ़ रहे थे इसी हिसाब से। लेकिन जो टिपिकल ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन का मैं नाम ले लूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा था वो वाला जिसमें खनिज संसाधन की बात की गई, ठीक है, खनिज संसाधन। उसी क्वेश्चन के अथवा में था आपका मृदा, जिसमें 2 प्रकार की मृदा की बात की गई थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन एक और जो दिखा, जो कि वहां पर दिखा कि थोड़ा सा जो है डीपली जाकर के पूछा गया, वैसे बच्चे तैयार नहीं करते हैं, ठीक है, उस हिसाब का क्वेश्चन था, वो था आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कितना जो है ग्रोथ दिखाती है, तो आपको मैपिंग वगैरह पे काम करना था, किस किस क्षेत्र में कितना ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर रहा है, इसके ऊपर बात चल रही थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट वाले में दिखे जैसे कि विंटर सीजन। तो कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में ऐसे आ गए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ नॉलेज थी इसके बारे में, नॉलेज थी, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इससे क्या हुआ, इससे कंटेंट के साथ आपका यहाँ पर फिर से छेड़छाड़ हो गया। तो चलिए हम पहले अब इसका एज्यूम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पहले कितना आता था। एक मिनट, हम पहले वाले उस पर नहीं जाएंगे कि पहले कितना आ रहा था नहीं आ रहा था, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं चेंज, ठीक है, कि पहले कट ऑफ क्या आया था उसके हिसाब से डिसाइड कर लें वगैरह वगैरह, वो उसको छोड़ देते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि जीएस पेपर 2 में कितना स्कोर आता था, वैसे जनरली कितना आ रहा था और अब क्या हो सकता है। जनरली जो हम लोग देखते हैं वो दिखता था आपको कि हार्डली किसी को 150 आया हो, हार्डली, ठीक है, मतलब ये टॉपर का स्कोर है। अभी इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 120, ठीक है, ये स्कोर जो है ये एक एवरेज चलता था यहाँ पर। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बच्चों ने जिस प्रकार की प्रिपरेशन की थी उस हिसाब का क्वेश्चन नहीं दिखा, साइंस एंड टेक जैसा था वैसा था, ठीक है, जैसा था साइंस एंड टेक वैसा ही निकल करके आया। पॉलिटी के क्वेश्चन में कुछ दिखा आपको डायनेमिक वहां पर भी, जैसे दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के चुनाव के बारे में आप थोड़ी पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे क्या, बिहार के बारे में ज्यादातर पढ़ रहे थे, जातिगत जनगणना वगैरह वगैरह बहुत चीजें पढ़ रहे थे।
ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आप जो आपने जो पढ़ा वो नहीं आया, हाँ, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड जो थी वो थोड़ी-सी चेंज दिखती है, डायनामिक दिखती है। थोड़ा-थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पे भी कभी-कभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे थे कोई-कोई। तो हम थोड़ा एज्यूम कर लेंगे अब यहाँ पर कि हार्डली अगर किसी को यहाँ पर अगर 110 आ रहा है, एवरेज पकड़ लेते हैं 110, ठीक है? तो आपका ये सेफ स्कोर माना जाएगा पेपर 2 में। 110 प्लस 5 माइनस प्लस 5 प्लस कर लीजिए उसको, ठीक है? 1 10 प्लस 5 माइनस 5 कर लीजिए, ठीक है? ये स्कोर आपका सेकेंड पेपर का सेफ स्कोर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू पेपर और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिकॉर्ड्स। चलिए, ये हमारा हो गया 2 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। एक मिनट, अब आते हैं थर्ड पे हम लोग। थर्ड सेक्शन था एसए का। अब एसए में क्या है, कुछ लोग इतना खुश हो रहे हैं देख करके नारी सशक्तिकरण, कुछ अब बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या पुट हो सकता है, कितना क्या स्कोर जा सकता था इसमें। कुछ लोग ये देख करके खुश हो रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण आ गया भैया, डाल दो, ठीक है, नारी सशक्तिकरण। किसी ने देखा कि भ्रष्टाचार पे आ गया है, पकड़ के चेप दो। किसी ने देखा कि पर्यावरण पे आ गया है, पकड़ के डाल दो सब। उसने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। और जितने भी लोग कंटेंट के पीछे भागते हैं, एडुटेरिया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन हाँ, कंटेंट तो भाग ही रहे हैं लोग, उन्हीं के पीछे ज़्यादा है। और भी खान जीएस हो गया, और भी बहुत सारे जो कोचिंग से उनके पीछे जो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे डायमेंशंस पे नहीं कवर करवा रहे थे। बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं चीज़ों को, उनकी भी गलती नहीं है, एडुटेरिया और फिर जो भी कंटेंट पढ़ाने वाले हैं उनकी गलती नहीं है। गलती कहाँ है, बच्चों की गलती है, गलती इनकी है, सरासर गलती इनकी है। जब आपको पता है कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, जब आपको थीम पता है, जब आपको भ्रष्टाचार का थीम पता है, तो आप उसके सारे एंगल को कवर करेंगे ना, ठीक है। ये कोचिंग वाला थोड़ी बताएगा कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एग्जैक्ट ही बता दे, इससे अच्छा तो फिर एग्जैक्ट ही बता दे कि ये क्वेश्चन आ रहा है। वो तो सिर्फ आपको एक दिशा देगा कि नारी सशक्तिकरण पढ़ लो, इसके सारे आयाम पढ़ लो, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है, कैसे इसमें अभी जो है बाधाएं बनी हुई हैं, बहुत सारी चीजें जो इस बार का क्वेश्चन था। तो इसमें खुद का परसेप्शन, खुद का जो माइंडसेट है वो वर्क करेगा, ना कि आपके कोचिंग्स वाले आपको हाथ पकड़ के लिखवाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार में क्या कहा गया कि भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। अब भ्रष्टाचार का अंत हो रहा है, देश का उत्थान हो रहा है, तो आपको यहाँ पे खुद का माइंडसेट लगाना पड़ेगा कि कैसे, कहाँ पर, कौन कौन सा सेक्टर है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इंटरनेशनली क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है, कैसी सरकार वर्क कर रही है अभी जो है इसको कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। तो आपको खुद का माइंडसेट डेवलपमेंट करना पड़ता है यहाँ पर एसए में, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि एसए का जो नंबर होता है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, किसी का बहुत अच्छा आता है, किसी का बहुत खराब आता है। क्यों आता है, लिखा तो वो भी नारी सशक्तिकरण पे था। वो इसलिए आता है क्योंकि उसने जो है समझा है चीजों को, ठीक है, जो डिमांड है उसको फुलफिल किया है। अभी बहुत लोग आएंगे और कहेंगे मैंने भी तो नारी सशक्तिकरण पे लिखा था, मैंने भी तो भ्रष्टाचार पे लिखा था, रिजल्ट के बाद ये लोग बोलने वाले हैं, ठीक है। जिसने डिमांड फुलफिल की उसको नंबर मिलेगा, जिसने अंडरलाइन किया उसको नंबर मिलेगा, जिसने लिखावट सही रखी उसको नंबर मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक परसेप्शन हम लोग फिर से बना लेते हैं कि मतलब कितना नंबर यहाँ पर आ सकता है। चलिए उस पर हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो जनरली जो चल रहा है वो छोड़ दीजिए कि हिंदी वालों को 190 प्लस किसी किसी को आ गया, किसी को 210 आ गया, ये सब एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। एक एवरेज मार्किंग पे चलते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी थोड़ा सा चलना चाहिए, साथ में उनको भी लेकर के, ठीक है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो 160 ये जो स्कोर है, 160 प्लस माइनस 5 कर लीजिए, ठीक है। ये जो स्कोर है ये सिर्फ एवरेज स्कोर है एसए का, ठीक है। और जिसने डिमांड फुलफिल नहीं किए, रट करके गए थे ना, उनका खराब होने वाला एग्जाम। वो तो अब मैं खराब होने वाला बात नहीं कह सकता कि सबका खराब होगा, लेकिन जनरली खराब होगा, क्योंकि चेक करने वाला पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि आपका कॉपी सामने वाले को अच्छा लग जाए, लिखावट अच्छी लग जाए, लेकिन जनरली जो है खराब होने वाला है क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। आप खुद भी आसपास ऑब्जर्व कीजिएगा, वो आपके स्तर पे, आप स्टूडेंट है, आपको भी पता चल रहा हो कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि 160 प्लस आपका 160 यहाँ पर जो है स्कोर होगा। तो हमने जो है यहाँ पर तीन चीज़ें देख ली, 130, 110 और लास्ट में हमारा जो है वो आपका हो गया 160। कैलकुलेट अगर करते हैं, कैलकुलेट अगर करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर दिखेगा 400 स्कोर, 400। अब आपको क्या लगा, अब आपको ये लगा होगा कि लगभग लोगों के इतने स्कोर आ रहे होंगे, अगर जिसने जेन्युइन तैयारी की होगी,
ठीक है, जेन्युइन तैयारी करने वालों का स्कोर ये आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात कि अब आपको अपने इंटरव्यू में अपना प्रदर्शन बेहतर करना है, अदरवाइज रैंकिंग नहीं लगेगी। जिसने इंटरव्यू इस बार बढ़िया कर लिया उसकी रैंकिंग लग रही है, नहीं तो बाकी सब जो है एक साथ झूल रहे नजर आएंगे। ठीक है, जिसने अच्छा किया उसका मिलेगा। जो पहले से पोस्टेड है उनको बेनिफिट होगा क्योंकि कॉन्फिडेंट उनके अंदर रहता है, तो उनके साथ अपना कॉन्फिडेंट मैच कीजिए, इंटरव्यू के गाइडेंस लीजिए और माइंड को ओपन उसमें भी रखिए। स्टक मत कीजिएगा किसी के सोर्स पर कि फलाने ने ये बताया था तो मैं उसका ही सीख करके इंटरव्यू में जाकर के बोल दूंगा, या जैसे वो ही तैयार करता। नहीं, नेचुरल होना चाहिए आपका इंटरव्यू। ठीक है, नेचुरली अगर आपके अंदर से फ्लो निकलती है, बात निकलती है ना, जैसे आपसे पूछ लिया गया एक क्वेश्चन, जस्ट ऐसा ही एन एग्जाम्पल के रूप में जो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या देश में लागू कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप किसी का इंटरव्यू देख करके आए थे कहीं से, और उसने जो है क्या किया, एक ऐसा स्टैंड ले लिया जिसमें जो है वो दिखाना चाह रहा है कि मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ उस क्वेश्चन से। वो हाँ भी और ना भी वाले सिचुएशन में है। ठीक है, वो ना भी बोल रहा है, हाँ भी बोल रहा है, वो चाह रहा है कि बैलेंस कर दे लास्ट में। लेकिन आपको क्या करना है बता रहे हैं, आप हैं डिसीजन मेकर। ठीक है, आप हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां जाने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, मंत्री क्या करते हैं, मंत्री सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, पीछे उसका सारा का सारा जो ग्राफ होता है वो आप ही तैयार करके देते हैं ना उसको। सारा का सारा उसका भाषण से लेकर के सारी जो दस्तावेजें होती है वो एक आईएएस तैयार करके देता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना है। पहली बात तो ये, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि आपको आपका स्टैंड कैसा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का अगर आता है तो आपको स्टैंड इसमें अपना क्लियर रखना है, या तो यस या तो नो। अगर यस कर रहे हैं कि अच्छा है इसको करना चाहिए इंप्लीमेंट, तो उसके लिए तथ्य होने चाहिए, मजबूत तथ्य होने चाहिए। ठीक है, आपको जो है डेटाज होने चाहिए बताने के लिए, घटनाएं होनी चाहिए बताने के लिए, जजमेंट होने चाहिए बताने के लिए, कमिटीज की रिपोर्ट होनी चाहिए बताने के लिए। तो आप जाकर के अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे और नंबर उठा पाएंगे कि हाँ इस बंदे में ये बात है कि ये जो है किसी एक चीज पर स्टैंड कर रहा है, वो आपका खुद का दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि बनने की कोशिश कर रहा है या फिर एक डुप्लीकेट इंसान की तरह आया है और फिर बनावटी बातें कर रहा है। बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि सामने वाला जो बंदा बैठा हुआ है ना वो एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हुआ है, उस फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर कोशिश क्या करना है कि अपने आप को ओपन रखें। तो 400 हमारा जो यहाँ पर आ रहा है रिटेन का, रिटेन में 400 का स्कोर आ रहा है। आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि 400 ही आएगा। मैंने बहुत सारे पहले भी बता रखा पॉइंट कि इतने सारे डायमेंशन जो अभी देखे जाएंगे इस पे। ठीक है, देखे जाने का मतलब कि हमारे पास बहुत सारी कॉपीज हैं। ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है। हो सकता है कि किसी के कॉपी में अच्छा मार्जिन हो, किसी में कम हो सकता है कि इस बार जो है जीएस पेपर 2 में जो है लिबरल मार्किंग कर दी जाए, जीएस 1 में जो है हार्ड मार्किंग कर दी जाए, एसए में हार्ड मार्किंग कर दी जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग जो है प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे ये तैयार कर रहे हैं जिसका कोई भी औचित्य नहीं है, एग्जैक्टली नहीं आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं आ सकता है या आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना जो है इंटरनल जो फीलिंग हमारी ये कहती है कि हाँ रिजल्ट होगा, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए खुद को, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर माना जाएगा। हम लोग जो है एक्चुअली मैं भी जो है स्टूडेंट हूँ आप ही लोग की तरह, लेकिन हाँ मैं आप लोग की तरह ही स्टूडेंट हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं जो है कुछ दे सकूँ आप लोग को, जितना मैं सीखता हूँ सिखा सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आपकी मर्जी, इसमें भी कोई आपके पास जो है वो नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।